तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का ये प्रश्न है, हिंदी का है। और इसमें हम लोग आज देखेंगे दोस्तों, इसका पूरा बढ़िया से एकदम व्याख्या के साथ इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ओरिजिनल प्रश्न है आपका, और इसमें जो भी उत्तर आपको आएगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी उसका उत्तर लिखते चले जाएंगे। इससे आपका भी पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और हम लोग एक क्वेश्चन का लेवल भी देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद ही लिखे थे मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु में 3 भाई थे, वो तीनों मिल करके मिश्र बंधु विनोद लिखे थे। तो ऐसे करके हम लोग समझेंगे इसको। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में आया था, उसमें 3 भाग का प्रकाशन एक साथ हुआ था 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग 1934 ईस्वी में आया था। तो हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों इस बात को। अब आगे चलते हैं। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बताएंगे? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्रवरदाई की है। किसकी है? तो चंद्रवरदाई, याद रखिएगा। 73 में हम लोग चलते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? तो आदिकाल नामकरण किसने किया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप ही लोग बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही साधारण, देख रहे हैं कितना लेवल डाउन कितना है, कितना ईजी लेवल का प्रश्न पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये टीजीटी का प्रश्न है। किसका है? 9th-10th का प्रश्न है। आप लोग बार बार पूछते थे कि सर किसका प्रश्न है, तो ये 9th-10th का प्रश्न है टीजीटी का। और इसको आप 6 to 8 और 11-12 के भी विद्यार्थी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, यही सब प्रश्न सब में आता है। तो आदिकाल का है ये। तो ये आदिकाल का नामकरण किसने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ठीक है, तो आप यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए गिरियर्सन जी ने क्या बोला। गिरियर्सन ने आदिकाल का नाम दिया है चारण काल। क्या बोले हैं? चारण काल। और राम कुमार वर्मा ने नाम दिया है संधि एवं चारण काल। ये दोनों में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए राम कुमार वर्मा मैंने राम जी, ऐसे समझिए राम भगवान। तो राम भगवान का काम क्या है? संधि करना, मतलब कोई संधि में नहीं होता, मिलन कराना। तो संधि करना मैंने मिलन कराना। तो राम कुमार वर्मा जब आ जाएगा तो समझिएगा संधि एवं चारण काल। और गिरियर्सन अगर है तो सिर्फ चारण काल। बात आप समझ गए। गिरियर्सन ने ये किताब लिखा था 1888 ईस्वी में, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किताब इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। ये हिंदी साहित्य का इतिहास सही किताब है ये, तो ये आप याद रख लेंगे। राम कुमार वर्मा ने भी एक किताब लिखा था, इसको भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है अक्सर। इनका किताब का नाम था राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब हम लोग देखिए दोस्तों अच्छे से हम लोग, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी 3 तरह का किताब लिखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, फिर एक लिखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये 3 तरह का किताब लिखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी। ये देखिए दोस्तों, हम सब कुछ आपको हम बता दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। इतना विस्तार करते हैं तो आप लोग फिर भी आप हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों। आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए अभी तुरंत, प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारा सपोर्ट आप लोग कीजिए। हम सपोर्ट में बस यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए, कि आपको भी लाभ होगा और थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई? तो 1375 से 1700। ये देखिए यहाँ पे संवत लिखा हुआ है। क्या है? संवत है शॉर्ट में। संवत से अगर ईस्वी में आपको जाना है तो आपको 57 साल घटाना होगा। कितना साल? 57 साल घटाना होगा, याद रखना है आपको। देखिए स से संवत, स से 57, तो इसलिए संवत जहाँ आ जाए समझिए 57 घटा देना है ईस्वी को अगर निकालना है तब। तो 1375 भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। भक्ति काल की समय सीमा 1375 संवत है। इसको अगर 57 घटाएंगे तो 1318 आ जाएगा। तो इधर 1700 में भी उसी तरह से 57 घटा देंगे तो ये ईस्वी निकल के आ जाएगा। ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं दोस्तों। ये शुक्ल जी ने इसको माना है 1375 से 1700 संवत। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंक्तियाँ किस कवि? देखिए कितना इजी प्रश्न है। तो किनका है? कबीर का है। समझ में आ रहा है ना? और कबीर का एक चेला थे धर्मदास। इनका चेला का क्या नाम है? धर्मदास। याद रखिएगा। देखिए कबीर बहुत सारा किताब लिखते हैं, साखी, शबद रमैनी और बीजक नाम से इनका किताब है। तो कबीर का जन्म पूछा जाता है अक्सर। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर 120 साल जिंदा रहे थे। 1518 में इनका निधन हो गया था। कबीर का पुत्र और पति पत्नी या ये सब का नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। पुत्र पुत्री था इनका कमाल कमाली, लोई थे इनके, शायद पत्नी थी लोई। अब चलिए अब आगे चलते हैं। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन हैं? हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान, तो ये तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में। पद्मावत इनका एक रचना है, 1540 में लिखा गया था पद्मावत, और पद्मावत पे एक मूवी भी बनी है। तो पद्मावत के बारे में पूछा जाता है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मलिक मोहम्मद जायसी का।
तो सूफी समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो गोस्वामी देखिए तुलसीदास के आगे तो लगाया जाता है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का अब बताएंगे, तुलसीदास ने ये किताब लिखा था रामचरितमानस, जो 1574 ईस्वी में लिखा गया था। तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं। ब्रज इनकी वो रचना हो, अब तुलसीदास की टोटली 12 रचना है टोटल। तो इनका जो एक जिस भी रचना में इनका बलि लास्ट में लगा रहेगा, समझिएगा वो क्या कि वो ब्रज भाषा में लिखा गया। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में, कौन अवधी भाषा में है, तो ध्यान दीजिएगा। और सूरदास सिर्फ ब्रज भाषा में लिखते थे और तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों। ये सब हम व्याख्या आपको करते जा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप प्लीज़ अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। लाइक में तो देर एकदम मत कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। प्लीज़ लाइक कीजिए। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? बताएंगे इसमें आप। तो रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है बताएंगे? जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर दीजिए। जहाँ पे व्याख्या का देखिए रामचंद्र शुक्ल ने दिया है रीतिकाल की संज्ञा। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, देखिए मिश्र बंधु के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल बोला है। कौन सा काल? अलंकृत काल बोला है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रीतिकाल ही बोले हैं। तो हम लोग यहाँ तक बात समझ में आ गया हम लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय कसूल। ये देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस चीज़ को बोला है। निज भाषा उन्नति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ये लगभग 35 साल जिंदा रहे थे, 1850 से 1885 के बीच तक में। तो बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत कुछ हिंदी साहित्य को दिया। इन्होंने ही आधुनिक काल का आविर्भाव किया, उद्घाटन किया, जो कि नाटक से आधुनिक काल का आरंभ होता है, आप लोग जानते ही हैं। और इन्होंने बहुत सारे नाटक और निबंध इन्होंने लिखा है। तो उन नाटकों निबंधों का इनको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। 79 के बाद हम लोग चलेंगे 80 में। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान तो आप लोग जान ही रहे हैं, उपन्यास है। ये साधारण लिखा कब गया था? 1936 ईस्वी में। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? देखिए कितना इजी प्रश्न है। वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, अगर नहीं किए लाइक तो लाइक कीजिए, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके उत्तर हैं श्याम नारायण पांडे, ठीक है दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे पूरा BPSC TRE 1 2 3 का सभी सब्जेक्ट का, सिर्फ हिंदी नहीं सभी सब्जेक्ट का, यह स्टेट का भी क्वेश्चन वहाँ पे है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए 82 में हम लोग चलते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, बताएंगे आप। देखिए कितना इजी प्रश्न है भाई। रचित नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, 1933 ईस्वी में लिखा गया था ध्रुव स्वामिनी। अब देखिए सबसे बड़ा आदमी है भगवती चरण वर्मा का एकांकी है। सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी क्या है? भगवती चरण वर्मा का एकांकी है। आधे अधूरे 1969 में लिखा गया था मोहन राकेश के द्वारा, ये नाटक है। देखिए हम ये सब आपको विस्तार करते जा रहे हैं। अच्छा लग रहा हो तो हमें मोटिवेशन देते रहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक आप कीजिए, समझ गए ना। और हाइप एक ऑप्शन देने का रहता है, हाइप जरूर दीजिएगा हमारा वीडियो में। देखिए हम आपके लिए कितना डिटेल कर रहे हैं। हम चाहते तो इतना डिटेल नहीं भी कर सकते थे, फिर भी हम करते हैं कि नहीं भाई, हमारे आपका चयन हमारा लक्ष्य है। हिंदी साहित्य के इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। किस काल को बोला गया है? तो ये भक्ति काल को बोला गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 83 के बाद 84। रामचरितमानस में कितने कांड है? देखिए पिछले बार भी क्वेश्चन में आया था ये वाला प्रश्न, प्रीवियस ईयर में। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो बताइए दोस्तों। 7 कांड है। कौन कौन कांड है एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए प्रश्न आपका पूछा जाता है। सबसे पहले बाल कांड। बाल कांड मैंने बच्चा, तो बच्चा से ही ना स्टार्ट हुआ कोई चीज़ जी। तो बाल कांड हो गया। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड। अयोध्या के बाद देखिए अरण्य कांड है। अरण्य देखिए 3 अक्षर से मिलकर के बना है। सुनने में भी लग रहा है, इससे तो वो 4 अक्षर में आ जाता है। आधार न का यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे, पर हम लोग 3 अक्षर मान करके चलते हैं ना अरण्य में। तो अरण्य 3 अक्षर मान करके चलिए। तो तीसरा में अरण्य रख देंगे। फिर चौथा में किसकिंधा में भी 4 अक्षर मिल करके आता है। तो हम लोग है तो वहाँ पे 4.5 5 अक्षर, पर हम लोग उसको माइंड में लेकर के चलेंगे किसकिंधा 4 अक्षर में, तो इसलिए हम लोग 4 अक्षर में किसकिंधा कांड मान लेंगे। पचमा में देखिए सुंदर कांड। देखिए सुंदर कांड को अगर आप गिनते हैं तो सुंदर कांड 5 अक्षर से लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग याद कर रखेंगे सुंदर कांड 5 नंबर पे है। अच्छा, 6ठे नंबर पे देखिए लंका कांड है। लंका कांड को कैसे याद करेंगे? तो लंका मैंने देखिए हनुमान जी उड़ करके लंका गए थे, समुद्र से उड़ करके गए थे। हम लोग छक्का उक्का भी मारते हैं, देखिए क्रिकेट खेलते हैं, छक्का मारते हैं, क्या होता है एकदम गेंद उड़ करके छक्का जाता है बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इसीलिए हम लोग लंका कांड को भी इसी तरीके से याद करेंगे कि 6 नंबर पे रहेगा लंका कांड। ये क्रम याद रखना है आपको दोस्तों। तो 6 नंबर पे लंका कांड कैसे रहेगा? क्योंकि जैसे उड़ करके गए थे हनुमान जी, उसी तरीके से हम लोग गेंद को भी एकदम उड़ा के मारे तो छक्का गया था, इसलिए 6 नंबर पे लंका कांड रखेंगे। और 7 नंबर में उत्तर कांड।
7 देखिए लास्ट कांड है, तो लास्ट में उत्तर कांड हो जाता है। अब बात आप समझिए, हम आपको कितना मेहनत से समझा रहे हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो, और अच्छा अगर लग रहा हो ऐसा वीडियो तो कुछ बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? देखिए ये सब ट्रिक बताने में क्या होता है ना, टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, इसीलिए आप लोग भी कहते हो कि वीडियो बहुत लंबा बना देता है। बहुत सारे लोग तो गाली उली भी लिखने लगते हैं, पर हम क्या ही करें, हम शिक्षक हैं भाई, तो हम सब कुछ सहना पड़ता है। आपकी गाली भी हमारे लिए अमृत के समान है। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? बताइए। सुमित्रानंदन पंत, ये तो आप समझ रहे हैं छायावाद के। देखिए छायावाद को भी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर दें। डिस्क्राइब करने में होता क्या है ना, काफ़ी टाइम हमारा चला जाता है। छायावाद के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। देखिए छायावाद देखिए 4 अक्षर से मिलकर बना है दोस्तों। छायावाद में याद रखिएगा 4 कवि हैं, उसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला हैं। पुरुष में कौन कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, और उसके बाद सुमित्रानंदन पंत हैं, फिर निराला हैं, और फिर एक महिला है महादेवी वर्मा है। ये आप समझ गए ना। अब चलिए, क्योंकि पूछा जाता है अक्सर छायावाद, छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे अब 86 से लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन आपका ये वाला दिया हुआ है, मतलब गद्यांश। तो गद्यांश यहाँ पे नहीं करेंगे दोस्तों, आप PYQ से आप खुद देख लीजिएगा। PYQ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख लीजिए। अब ये सब जो हम बना रहे हैं, ये समझिए यह स्टेट में भी काम आने वाला है। ये मत समझिए कि यह स्टेट में काम नहीं आएगा, यह स्टेट में भी यहाँ से प्रश्न आएगा आपका। अब हम लोग डायरेक्ट चल देखिए 108 तक में आप देख लीजिए दोस्तों। 108 तक आपका तो पूछा जा रहा है गद्यांश ही, तो हम लोग 109 पे अब चलेंगे। 109 में हम लोग चलते हैं। तो आइए दोस्तों 109 में चीफ की दावत। चीफ की दावत किसने लिखा है? ये कहानी एक तरफ लेखक है, इसको मिलान करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मिलान कर लेंगे। चीफ की दावत देखिए भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। ये कब लिखा गया चीफ का दावत? 1956 में। चीफ की दावत कब लिखा गया? 1956 में। और ये पहला पाठ नामक कहानी संग्रह में छपा था, याद रखिएगा। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। पहला पाठ नामक इनका एक कहानी संग्रह था, उसी में ये था, समझ गए। और ये कब आया था? चीफ की दावत कब प्रकाशित हुआ था? 1956 में। अगला क्वेश्चन है आपका लाल पान की बेगम। ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी हमारे बिहार के कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनसे बार बार देखिए प्रश्न आ रहा है, तो आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के हैं। लाल पान की बेगम इनकी कहानी है, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। और ठुमरी नामक इनका एक कहानी संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु का, तो उसी में ये छपी थी 1957 में, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं ईदगाह। ईदगाह देखिए किनका है? प्रेमचंद का। ईदगाह किनका है? तो प्रेमचंद का है। तो ईदगाह कब लिखा गया था? 1933 ईस्वी में। और चांद पत्रिका में। याद कैसे रखेंगे इसको? चांद याद कैसे रखेंगे? ईदगाह चांद पत्रिका में। देखिए ईद का चांद ने बोला जाता है ना, ईद का चांद, तो इस तरह से याद रखिएगा कि ईदगाह जो है चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बात याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और समझते हैं, अब बाद में इसको मानसरोवर लिखे थे प्रेमचंद। मानसरोवर इनका 8 खंड में है, 8 भाग में मानसरोवर नाम का किताब है, जिसमें प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं, लगभग 350 कहानी है, सभी कहानी को इन 8 खंडों में मानसरोवर नाम का किताब है। खंड 1, खंड 2, खंड 3 करके 8 खंड में है। उसी में खंड 1 में, मानसरोवर खंड 1 में लिखा गया, इसको ईदगाह को छापा गया था, मैंने उसमें दिया गया है। ऐसे ईदगाह सबसे पहले चांद पत्रिका में छपी थी 1933 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915 में लिखे थे। देखिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन में हम कितना डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि जो अच्छा लगे सुन करके, देख करके, हमको भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है भाई, हम भी तो मनुष्य हैं। हम भी तो, हमारा उम्र भी तो आप ही लोग की तरह, हम ऐसा थोड़ी बूढ़े उड़े हो गए कि कोई किसी तरह से हम गाड़ी चलता रहेगा। हमको भी मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। राग दरबारी। अब कुछ भी आपको हिंदी के नाम पर समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो या किसी भी विषय में हो, कुछ कन्फ्यूजन में हो फॉर्म को लेकर के, तो हमसे आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा वीडियो में, हम उत्तर जरूर देंगे। टाइम हो सकता है मुझे थोड़ा लगे, 1-2 दिन के बाद आपको रिप्लाई आएगा मेरा, पर आएगा ज़रूर। ये नहीं है कि हम और जगहों पे तो मैं देखता हूँ कि बड़े चैनल वाले नहीं देते हैं रिप्लाई, पर हम सबको देते हैं रिप्लाई। और गलती से कोई छूट जाए अलग बात है, पर हम रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं सभी को। राग दरबारी हम लोग देखते हैं दोस्तों, किनका है? श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। तो ये 1968 में लिखा गया था राग दरबारी। कब लिखा गया था? 1968 में लिखा गया था राग दरबारी, याद रखिएगा आप। और ये उपन्यास है, ठीक है। तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। आपका बंटी देखिए 1971 में लिखा गया था मन्नू भंडारी के द्वारा। झूठा सच 1958 में। झूठा सच देखिए 2 भाग में है, तो पहला भाग 1958 में आया था, दूसरा भाग 1960 में आया था। यशपाल के द्वारा लिखा गया। जिंदगी नामा 1979 की रचना है, जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जिंदगी नामा, तो कृष्णा सोबती के द्वारा। हम लोग इधर से घुमा करके एकदम ले चलेंगे गाड़ी को। तो जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया, कृष्णा सोबती के द्वारा। देखिए महिला कहानी उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा। इस सबसे आपका बार बार प्रश्न पूछा जाता है इन चीज़ों से, तो हम व्याख्या कर दिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं 11 में।
अब यहाँ से देखिए एकदम लगातार एकदम व्याकरण का प्रश्न है, मज़ा आएगा। व्याकरण करने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है, और हम तरीके से आपको व्याकरण भी पढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग PYQ देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टेट में भी काम आएगा, जिनका स्टेट में वो भी देखिए। और हाँ, गणेश में कौन सी संधि हम लोग देखें, गणेश एस देखिए, जहाँ पे जिसके माथा पर एगो फूल लगल रहेगा दोस्तों, सीधे समझिएगा क्या है वो, स्वर संधि में गुण संधि का उदाहरण है। किसमें है? स्वर संधि। देखिए 5 बच्चा है, स्वर संधि के कितने बच्चे हैं? 5। हम लोग बच्चा करके याद रखेंगे, हम अपने विद्यार्थियों को बच्चा करके एकदम पढ़ाते हैं, समझ गए ना। हम वो रटाते उटाते नहीं, एकदम सबको बढ़िया से मैथ की तरह समझाते हैं व्याकरण को। अब समझिए स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या है? वॉवेल। स्वर का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? वॉवेल। थोड़ा थोड़ा देखिए, व्याकरण में भी हम व्याख्या करते जा रहे हैं। अगर आप नहीं कहेंगे तो कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो से इतना व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक है। व्याख्या करने में हमारा एकदम समझिए गला बैठ जाता है, इतना बोलना पड़ता है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। जब ज़्यादा टाइम होता है तो कोई वीडियो भी देखना पसंद नहीं करता है। अब गणेश में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि। स्वर देखिए, वॉवेल से, स्वर का इंग्लिश वॉवेल होता है। वॉवेल कितने अक्षर से मिलके बने? 5 अक्षर से। वॉवेल होते भी हैं 5, तो इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद, ठीक। तो अब हम इससे ज़्यादा भी व्याख्या यहाँ पे नहीं करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम पढ़ाएंगे जब ना आपको संधि, बहुत मज़े से पढ़ाएंगे, दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि कोई ऐसा टीचर मिला है। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, पर जिस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, दावे के साथ कहता हूँ, आप भूलेंगे नहीं। हम ये तो नहीं कहेंगे सबसे अच्छा हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक से एक वीर टीचर बैठे हैं हमारे यूट्यूब पे, या ऑफलाइन ऑनलाइन में भी हम भी किसी टीचर से पढ़े हैं, ऐसा थोड़ी है। पर कहने का मतलब हम पढ़ाएंगे जिस तरीके से आपको अच्छा जरूर लगेगा। अब देखिए स्वर संधि समझ गए, एक फूल लगा रहेगा, डायरेक्ट समझिए वो गुण संधि है। और गुण संधि में भी कौन हो जाएगा? स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर ही गुण संधि आते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा, फटाफट स्पीड में हम चलेंगे। पराधीन देखिए, बीच में देखो, र के बीच में क्या है? आ लगा हुआ है। जब आ लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। पर जोड़ अधीन क्या हो जाएगा? पर जोड़ अधीन। 112 का सी हो जाएगा। अब चलिए अब आगे चलते हैं 113 में। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में तो देखिए, नीलकमल आप लोग हम बताया करते हैं, अक्सर बताते हैं कि नीलकमल, नील बने नीला। नीला क्या है? एक तरह का रंग है। रंग कहीं आ जाएगा, समझिएगा वो एक तरह का विशेषण है। और जब एक विशेषण होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? विशेष। रंग जहां भी आप देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा हिंदी में उसको विशेषण कहा जाता है। हरा, पीला, लाल, ब्लू, कोई रंग। तो यहाँ नील देखिए क्या है? विशेष रंग है। रंग क्या हो गया? विशेषण। और कमल यहाँ पे विशेष हो जाएगा। एक विशेषण तो एक विशेष। अब विशेषण और विशेष का संबंध आप जानते हो कर्मधारय समास में लगता है। किसमें? कर्मधारय समास में। देखिए हम व्याख्या करके आपको समझा रहे हैं दोस्तों। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, बताइए सिटीजन का। सिटीजन के कितना इजी, एकदम चटनिया क्वेश्चन है, एकदम चटनी है, एकदम लेवल, इजी लेवल। नागरिक क्या हो जाएगा? नागरिक। बताइए सी लेवल का व्याकरणिक की हिंदी पारिभाषिक शब्द बताएंगे आप, सी लेवल का। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर। ये सब पारिभाषिक शब्दावली के लिए हम एक अलग से लिस्ट आपको हम देंगे, उसको आप एक बार अच्छे से रट जाइएगा, आराम से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मीनिंग है बस, समझिए। ये सब हिंदी में ज़्यादातर यूज होते हैं। समास के कितने भेद हम अक्सर बताते हैं दोस्तों आपको। समास 3 अक्षर से मिलकर बना है, तो 3 दूनी 6, इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 का डबल 6 हो जाएगा। समास के 6 भेद। रटना है जी, समझना है एकदम मैथ की तरह। जब हम पढ़ाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। अब चलिए आगे। यह स्वादिष्ट फल है। स्वादिष्ट देखिए लगा हुआ है, तो किस वर्ग का शब्द है बताइए। इसमें 117 का क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण है। कैसा का उत्तर जो दे दे, कैसा का उत्तर जो दे, समझिएगा एकदम तुरंत कि वो विशेषण है। यह कैसा फल है? तो स्वादिष्ट फल है। तो कैसा का उत्तर जो दिया स्वादिष्ट, तो क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट विशेषण हो गया। कैसा फल? तो स्वादिष्ट फल। तो स्वादिष्ट क्या हो जाएगा? विशेषण। अब विशेषण का देखिए, यहीं पे विशेषण को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। विशेषण देखिए दोस्तों कितने अक्षर से मिलकर बना विशेषण? 4 अक्षर से। इसका कितना बच्चा हो जाएगा? 4 बच्चा। 4 बच्चा मैंने 4 भेद। समझ में आ रहा है ना? अब भेद बाद में आपको हम बताएंगे विशेष तौर पे। अभी बस आपको हम ट्रेलर अपना दे रहे हैं, आप समझते जाइए किस तरीके से हम पढ़ाते होंगे बच्चों को। बच्चा फ़ैन हो जाता है हमारा जो पढ़ता है। एक बार हम पढ़ाते हैं इस तरह से। अब आप मेरा फ़ैन होंगे कि नहीं हम तो नहीं कह सकते हैं अभी तक हम, पर हमारा जो विद्यार्थी, जहाँ मैं अपने विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, वो सब बहुत खुश रहते हैं। 118 का सी। खाक छानना। खाक छानना मैंने दर दर भटकना। ये सब कितना ईजी प्रश्न है भाई। देखिए प्रश्न काफ़ी इजी आ गया था, समझे। बीपीएससी TRE 1 2 3 तीनों में मैं देखा हूँ काफ़ी इजी प्रश्न है। TRE 1 का प्रश्न TGT का थोड़ा सा लेवल में था, TRE 1 का। बाकी तो सब इजी था। TRE 1 का TGT छोड़ करके सारे प्रश्न अभी तक का इजी हिंदी का लगा है हमको। 119 का सी क्या होगा? बहुत बड़े को थोड़ा देना। क्या हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा। कितना इजी प्रश्न है, बहुत बड़े को थोड़ा देना। चलिए 19 के बाद 20 में आते हैं। रिक्त पूर्ति कीजिए। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है, तो ये संध्याकालीन क्या हो जाएगा? संध्या। प्रतिदिन जब आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? संध्याकालीन। अब आगे चलते हैं दोस्तों। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे। वाक्य के प्रारंभ में
जैसे और वैसे का प्रयोग होने पर, देखिए जैसे और वैसे जब आ जाए ना, या जिसका उसका इस तरह से आ जाए, जैसे तैसे आ जाए, तो ये सब मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। किसका हो जाता है? मिश्र वाक्य। 121 के बाद 122 में चलेंगे। मारा गया हाय वह, तो इसका क्या होगा? हाय वह मारा गया, क्या हो जाएगा? हाय वह। हाय जहाँ लिखते हैं वहीं पे एक्सक्लेमेशन बीच में आदि बोधक का चिन्ह देते हैं, याद रखिएगा। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। 122 के बाद देखिए शुद्ध कीजिए, शुद्ध करने वाले पे भी आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना, हम सब करवा देंगे, आप बस हम पर भरोसा रखिए ना। हम तो इसी के लिए ही तो इस बार आए हैं कि एकदम हमारा, हमसे जो पढ़ेगा उसको तो हम एकदम सिलेक्शन दिला ही देंगे। हम एकदम सोच के रखें, जीएस हो चाहे वो हिंदी हो, हम तो टारगेट आपको देंगे दोस्तों कि अगर आप हिंदी को स्ट्रांग अगर कर लेते हैं तो आप, जीएस कमज़ोर भी है तो हिंदी से आप रिजल्ट ले आएंगे। 123 में हम लोग चलते हैं। 123 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आज रविवार, आज रविवार दिन है, ये गलत हो गया। रविवार तो ऑटोमेटिक एक दिन ही है, तो इसमें दिन लिखने की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही गलत हो गया। आज रविवार है, यहाँ देखिए हैं लिखा हुआ है, हाई के ऊपर में यहाँ पे बिंदु है, ये बिंदु जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये गलत हो गया। ठीक है, आज रविवार है, ये देखिए यहीं पे ये दोनों में अंतर है। तो है ने, है होता है आदर सूचक, बड़ों के लिए हम लोग हैं का प्रयोग करते हैं, या बहुवचन में हम लोग हैं का प्रयोग करते हैं, बिंदु देते हैं। बे जा रहे हैं, हम लोग कल घर से दिल्ली जाएंगे, तो इस तरह से हम लोग करते हैं प्रयोग। आज रविवार। चलिए 123 के बाद 124, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है बताइएगा। यहाँ पे 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, देखिए क्या हो गया? कितने बच्चे, कितने, कैसे का जो जवाब देगा, कितने और कैसा का विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या दोस्तों? विशेषण। देखिए पदबंध नाम से आप डरिए उड़िएगा मत, बस संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये आपको बस पहचानने आना चाहिए। अगर ये पहचानने आता है तो पदबंध का कोई औकात ही नहीं है। पदबंध फिर इजी हो गया आपके लिए। पदबंध नाम सुन करके आप मत डरिएगा। बहुत सारा विद्यार्थी को हम देखते हैं पदबंध नाम में सुन के डर जाता है। अरे पदबंध भूल जाइए, आपको बस समझिए कि हमको विशेषण खोजना है। विशेषण क्या होगा? 11 बच्चे, कितने बच्चे? तो 11 बच्चे, तो 11 बच्चे हो गए क्या? विशेषण पदबंध। बात समझ में आ गया ना? तो बस संज्ञा और विशेषण और क्रिया विशेषण, इसको बस आपको क्या करना है? पहचानने आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? हम सब बताएंगे जब विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, तो फिर कभी आप भूलेंगे ही नहीं। अभी ज़्यादा नहीं बता सकते ना, अभी देखिए बता ही दिए। कैसे और कितना का जो जवाब देगा वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब चलिए 124 के बाद 125 में, वो घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। बताइएगा इसमें क्या होगा दोस्तों? 125 का बताइएगा क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए यहीं पे क्या कह रहा है? क्रिया। अब हमको पदबंध से नहीं डरना है, पदबंध सोचना है, बस क्रिया विशेषण ढूंढिए। क्रिया विशेषण क्या होगा? किसके तरह? तो घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। दहाड़ना क्या है? क्रिया, क्रिया का विशेषता जो बतला रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो क्रिया का दहाड़ना के आगे जो लगा रहेगा, जैसे कि घायल शेर की तरह, किसके तरह? शेर की तरह, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का भी देखिए 4 भेद होता है। देखिए विशेषण यहाँ भी लगा है, विशेषण का भी 4 भेद, 4 बच्चा, और क्रिया विशेषण का भी 4 बच्चा, क्योंकि इसमें भी देखिए विशेषण लगा है। तो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों का 4 भेद होता है। बात समझे ना? तो अब हम क्रिया विशेषण आपको जब विस्तार से बताएंगे तो ये सब आपको पहचानना आ जाएगा। तो पदबंध से डरिएगा मत अभी, समझ गए? 125 के बाद 26, वाच्य के कितने भेद होते हैं बताइए? वाच्य के देखिए बार बार आपको कहते हैं वाच्य अच्छे से पढ़िए। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 26 के बाद 27, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना? भागा, देखिए निगेटिव जहां भी सेंस आ गया, भागा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, निगेटिव सेंस में जब इस तरह से कुछ आ जाए ना, तो क्या वहां पे हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाच्य। भाववाच्य में याद रखिएगा, भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होता है। कर्म, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कर्म कभी भी नहीं होता है, याद रखिएगा। कर्म अगर आ गया तो वो फिर भाववाच्य नहीं है। ठीक है, अब कर्म कैसे पहचाना वो हम आपको बताएंगे, अभी शॉर्ट में बताते हैं। क्या और किसको का जवाब जो बात दे दे समझिएगा वो कर्म है। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, तो क्या का जवाब क्या मिला? आम। मैं आम खाता हूँ, तो आम यहाँ पे क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म आप समझ गए ना? तो किसको? वह बाघ को मारता, वह किसको मारता है? तो बाघ को। तो यहाँ पे बाघ हो गया कर्म। तो क्या और किसको का जवाब जो भी वाक्य में देगा समझिएगा वो कर्म है। अब हम इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, हम आपको बहुत कुछ बता दिए हैं। आप अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हम भी एकदम मोटिवेट हो जाएं। आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, बताइए इसमें। ये वाक्य का भेद है, अर्थ के आधार पे बताए थे ना, वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पे 3, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना देखिए 3 अक्षर से मिलकर बनाए रचना, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पर जब बोला जाए दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो वही 8 भेद में एक है आज्ञार्थक वाक्य, तो ये अर्थ के आधार पर है। ठीक है, हम सब पढ़ाएंगे आपको विस्तार से, दिल खुश हो जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी से ही आपको लग रहा होगा कि सर कितने मज़े से पढ़ाते हैं। पढ़ा देंगे, पढ़ भी लेंगे और कुछ आपको लोड भी नहीं पड़ेगा दिमाग पे।
संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? तो देखिए संरचना बोली या रचना, बात एक ही है। तो रचना के आधार पर भी तो बताए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ रहा है बीपीएससी में, एकदम लगता है बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है ये वाला। अब शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा शुद्ध शब्द? अब हम इसमें कितना बार बार रुकते रहेंगे, अब थोड़ा स्पीड चलेंगे। देखिए इसमें ठर लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया, ठर लगा दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। सही कौन है? कंप्यूटर, ये वाला है। चलिए 130 के बाद हम लोग जो चलेंगे दोस्तों 131 में। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। ये कविता, ये लाइन कहाँ से है? ये लाइन पंचवटी से लिया गया है, जो साकेत है, एक साकेत लिखे हैं, साकेत कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, वहीं से ये लाइन को लिया गया। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। बताइएगा इसमें कौन सी व्यंजना है? ये मैथिली शरण गुप्त की ये लाइन है। हाँ दोस्तों तो बताएंगे आप लोग। तो ये यशोधरा से लिया गया है, लाइन को कहाँ से लिया गया? यशोधरा 1932 में लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ये कौन सी व्यंजना यहाँ पे है बताएंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे कौन सी व्यंजना हो जाएगी? ये हो जाएगा। अर्थ इसका निकल रहा है तो आर्थी व्यंजना हो जाएगा। ये सब हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, अब स्पीड थोड़ा चलना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं हम। अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? अलम का अर्थ क्या होता है? श्रृंगार। अलम का क्या होता है अर्थ? श्रृंगार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये तो 3-4 बार ये प्रश्न, ये भी देखिए बीपीएससी का एकदम फेवरेट प्रश्न है, ये बार बार पूछ रहा है हिंदी में। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस सा सम सी, सा सी से सरिस सम, ये सब जब लगा रहे तो समझिएगा क्या कौन उपमा अलंकार हो जाएगा। पर यहाँ पे कह रहा उपमेय क्या होगा? उपमान और उपमेय में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, हम जानते हैं। ठीक है, हम आपको सब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप घबराइएगा मत। पर अभी हम बहुत ज़्यादा विस्तार यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमारा अभी 150 क्वेश्चन तक पहुँचना है। मन हो जाएगा, ठीक है। उपमेय क्या हो जाएगा दोस्तों? मन हो जाएगा। हम ये ऐसा बता देंगे ना उपमान और उपमेय, जब हम विस्तार से पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं कभी। या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। ये देखिए विरोधाभास, ये भी 3-4 बार पूछा है, ये भी फेवरेट प्रश्न है। देखिए कितना प्रश्न रिपीट कर रहा है। यही प्रश्न को कभी 6 to 8 में पूछ देगा, कभी 11-12 में पूछ देगा, कभी इधर उधर करके पूछता है, घुमा घुमा के एक ही प्रश्न को। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बताइए आप? संभावना। उत्प्रेक्षा का देखिए थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न, शाब्दिक अर्थ क्या होता है उत्प्रेक्षा का? संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, जानहूँ मानहूँ ज्यों त्यों, ये सब जब लगा रहेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हो जाएगा। उदित उदयगिरी मंच पर, ये भी देखिए कई बार, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ये रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। ये सब एकदम रट डालिए, जहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आता हम एक तरीका आपको बता देते हैं। हिंदी में कुछ चीज़ को समझना होता है, कुछ चीज़ को डायरेक्ट रट लीजिए, समझ गए। हाँ, यहाँ तो विद्यार्थी को देखते हैं मैथ में भी रट जाता है। ये तो हिंदी में बहुत कुछ तो रटना है, बहुत कुछ समझना भी है। तो अति कटु वचन कहती कैकई, मानहूँ लोन जरे परदेई में कौन सा अलंकार है? मानहूँ देखो दोस्तों यहाँ दे दिया, मानहूँ जानहूँ ज्यों त्यों, ये सब जब दे दिया तो क्या समझिएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये तो बताएं उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना। अब चलिए एकदम मोम सातन घुल चुका, अब दीप सामन जल चुका। अब देखिए ये हमें लग रहा है महादेवी वर्मा का लाइन है ये, मोम सातन जल चुका, अब दीप सामन, ये सब महादेवी वर्मा का ये लाइन है ये। तो ये देखिए सा लग गया ना, क्या बताया? सा सम से सरिस, ये सब जब लगा रहे तो समझिएगा उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। समझ गए ना? देखिए कितना आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें अच्छा लगे, हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? 13-11। दोहा का एकदम सेम उल्टा क्या होता है? दोहा का देखिए छंद का प्रश्न है, रस छंद अलंकार आप अच्छे से पढ़िएगा। अलंकार तो देखिए छंद में क्या है? दोहा का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा में होता है 11 और 13, ठीक है। और दोहा में क्या होता है? 13-11। ये कैसा छंद है? ये बार्निक है कि मात्रिक है? बताएंगे आप लोग हमको। ये कैसा छंद है? ये मात्रिक छंद, इसमें मात्रा गिनी जाती है। देखिए यहाँ कह भी रहा है मात्राओं की योजना, इसका मैंने मात्रिक छंद। आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा मात्रिक छंद कौन है, बार्निक छंद कौन है, इस तरह से पूछता है, इसलिए हम बता दिए आपको। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा 13-11 होता है, तो ये 11-13 होता है सोरठा। अब चलिए अस कहीं फिर चितई तही हो रासिया मुख शशि भय नयन चकोरा। किस छंद की योजना है बताइएगा? किस छंद की योजना है बताएंगे यहाँ पे? तो इसको आप अगर गिनेंगे दोस्तों, तो गिनेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए छंद में बहुत कुछ गिनना पड़ता है। जहाँ पे समझ गए, वर्णों को गिनना पड़ता है, तो यहाँ पे आप अगर गिनेंगे तो चौपाई हो जाएगा। गिनने के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। लघु मात्रा, गुरु मात्रा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा आपको सीखना पड़ता है, समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पे अभी बताएंगे, तो आप इसमें अगर आप पहला लाइन में गिनिएगा ना इसको, तो ये 16 वर्ण होंगे। इसमें कितने होंगे? 16 समझ गए, मात्रा होता है यहाँ पे। तो ये 16 मात्रा होगा। आप अगर देखते हैं इसमें, तो अ में देखिए एक मात्रा है, स में एक मात्रा है, क में भी एक, ही में भी एक, फिर में भी एक,
एक एक तो समझ गए। फिर चीतई, चितई में भी एक एक मात्रा है सब में। ते ही, देखिए ते जब कहीं पे ए लगा रहे ना तो इसमें समझिएगा दो मात्रा होता है। क्या होता है, इसी को गुरु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गुरु। आ लगा रहे, मान लीजिए आ, तो आ भी क्या होता है, गुरु वर्ण होता है। इसको दो मात्रा गिना जाता है। फिर बड़ी ई, बड़ी माने दीर्घ ही, तो इसको भी क्या कहा जाता है, अभी ज़्यादा गुरु मात्रा, इसको गुरु बोला जाता है। गुरु माने दो, इसको दो काउंट किया जाता है, दो मात्रा के रूप में। चलिए दोस्तों, हम बता दिए बहुत। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चौपाई हो जाएगा, 140 का उत्तर क्या हो जाएगा, चौपाई। चौपाई में 16 होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आप रुक गए हैं तो यहाँ पे अच्छे से ही बता देते हैं। चौपाई में 16 होते हैं, ठीक है, 16 मात्रा। अब आगे चलते हैं। दोहा में क्या होता है, 13 11, सोठा 11 13, देखिए एक दूसरे का उल्टा है। अब 140 के बाद 41। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, रोला में। किसके में 24 मात्राएं होती है, रोला। दोहा में क्या, 13 11। गीतिका में 26, गीतिका में क्या होता है, 26। ऐसी का एक वाव है हरि गीतिका, हरि गीतिका में 28 होता है। देखिए गीतिका में 26 है, तो गीतिका में आगे क्या लगा देंगे, हरि, हरि, हरि गीतिका बन जाता है। तो हरि दो अक्षर बढ़ा, तो इसका मैंने वहाँ भी अब क्या हो जाएगा, मतलब 26 होता है गीतिका का, तो दो और बढ़ा देंगे, 26 में 2, 28 हो जाएगा। तो हरि गीतिका का 28 हो जाता है, क्योंकि 26 के बाद दो संख्या, दो अक्षर वहाँ बढ़ जाता है, ह और री, इसीलिए हम लोग 28 करते हैं। देखिए हम बहुत विस्तार आपको कर देते हैं। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं बताइए। छंद गणना में अभी बताएं तो छंद गणना में, गणना मैंने गिनने में 2 होता है, एक लघु और गुरु। लघु को 1 मात्रा कहा जाता है, गुरु को 2 मात्रा। अभी तो सब बताएं आपको। 42 के बाद अब हम लोग चलेंगे 43। समान रूप से काव्य गुण कितने भेद हैं, तो 3 हैं, ओज प्रसाद माधुर। पर भरत मुनि ने काव्य गुण के 10 भेद माने हैं। कितने माने हैं, 10 भेद। और बाकी जितने भी हुए हैं लोग सब क्या माने हैं, 3 माने हैं। देखिए हम इतना विस्तार। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कौन सा काव्य गुण है बताएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इसमें हो जाएगा ओज, हो जाएगा ओज। मैंने वीरता का भाव जहां आ रहा है दोस्तों, तो इसको ओज कहेंगे। तो सुन करके एकदम लगता है बदन फड़फड़ा उठता है। हम उसी अंदाज में गाने का भी प्रयास किए थे। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो जो लाइन जिस तरह से लिखा रहता है उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे, तभी उसका अर्थ खुलता है। समझ गए। 144 का आप समझ गए दोस्तों। अब हम लोग आगे चलेंगे। 45 में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अबनी और अंबर तल में। किस काव्य गुण की योजना है बताइए दोस्तों। 145 का क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ये हमें लग रहा है कि ये जो लाइन है ये पंचवटी से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, जो 1925 में लिखा गया था, ठीक। तो ये पंचवटी से ये लाइन को हमें लग रहा है कि वहीं से लिया गया है लाइन को। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रस निष्पत्ति के अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं, तो अस्थाई भाव, तो देखिए रस निष्पत्ति के 4 भाव होते हैं। एक तो अस्थाई भाव होते हैं, फिर एक विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव होते हैं। 4 भेद होते हैं। तो एक तो यहाँ दे दिया अस्थाई भाव, तो इसके बाद कितने बचे, 3, तो 3 हो जाएगा। अभी बता दें ना तीनों का नाम। अस्थाई भाव के बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं, ठीक है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं बताएंगे आप। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने रस और जुड़ गए हैं, तो कितने रस और जुड़े हैं, 2 रस। तो 9 तो यहाँ दे ही दिया है, तो 9 के बाद 2 11, टोटल रस कितने हैं, 11 हैं, याद रखिएगा। तो सबसे लास्ट वाला जो रस है, कौन सा रस है, देखिए हम लोग पहले तो ये जानेंगे 9वां रस कौन सा है। 9वां रस कौन सा है, सबसे पहले हम लोग ये चलेंगे। भरत मुनि ने 8 रस माना था। कितने रस माने थे भरत मुनि ने, 8 रस माना था। फिर 9वां रस क्या हो गया, 9वां के बाद 10वां है एक बात्सल रस। अब बात्सल के बाद क्या हो जाएगा, शांत रस, समझ गए। और एक है भक्ति रस। तो 9 में 8 तो भरत मुनि माने, 8 के बाद जो होता है 3, वो तीनों को हम बता रहे हैं। शांत रस, भक्ति रस और बात्सल रस, ये 3 रस होता है, समझ गए ना। तो 8 और 3 क्या हो गया, 11 हो गया। हम नाम भी सबका बोल दिए आपको। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। 147 के बाद 48, शांत रस का अस्थाई भाव। देखिए अस्थाई भाव तो जरूर आप याद रखिए, जरूर आपके एग्जाम में हर बार 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, 1-2 प्रश्न। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वेद। विस्मय किसका हो जाएगा, विस्मय करुण। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। 49 में, बालघी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तर बारिशी उधारी है। इस पंक्तियों में किस रस का परिपाक है बताएंगे। इसका तो सुनने से एकदम भयानक जैसा एकदम लग रहा है, तो भयानक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। भयानक का अस्थाई भाव क्या आता है, जुगुप्सा, याद रखिएगा,
ठीक है, तो ये भयानक हो जाएगा। अब हम लोग 49 के बाद 50, मैया कभी बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो ये क्या है, ये बात्सल रस है। क्या दोस्तों, 150 में क्या है, बात्सल रस, याद रखिएगा। ये माँ बेटे के बीच का जब प्रेम की बात आती है तो बात्सल रस हो जाता है। अब हम लोग यहीं से हम अपनी बातों को विराम देंगे और हम बहुत कुछ आपको समझा दिए हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।